हाँ खुशी, तुमने सही सुना बेटा। चलो ये बताओ, कल एक क्लासिफिकेशन याद किया था एंटीकोगुलेंट का, किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? क्लास में ही तो याद करा दिया था यार, बस एक बार आपको देखना था। पेरेंटल ओरल, पेरेंटल में 2 क्लास, ओरल में 3 क्लास, पेरेंटल में 2 हमारा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में 2 क्लास, अनफ्रैक्शनेटेड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन मतलब हेपेरिन। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में आर्गुमेंट मत करना, यानी एर्गोट्रोबैन, बिवालोडिन, हेपेरिडिन, लेपेरिडिन की बात किया गया था। जबकि अगर दूसरी जगह हमने ओरल की बात किया गया था, तो ओरल में 3 क्लासेस आई थी। पहला विटामिन के एंटागोनिस्ट यानी वारफेरिन डेरिवेटिव की बात हुआ था। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में डबिगेटिन एक्सिलेट की बात किया गया था, और साथ ही साथ 10A इनहिबिटर में एपिक्साबेन, रेविरेक्साबेन की बात किया था। चलेगा, आराम से याद है। साथ ही साथ हमने उसमें पेरेंटल वाली क्लास कवर किया था। आज शुरू करने जा रहे हैं ओरल वाले। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बोला दबा के गाली देना। मैंने कब बोला भाई? कौन बोला? ऐसे नहीं बोला जाएगा। हाँ निखिल, एकदम सही बोले हो। चलो, ओरल। अब ओरल का मतलब क्या है? ये वो ड्रग है जिनको ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाएगा। अब प्रेगनेंसी में तो पहले आपको बता दिया था कि प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ओरल एंटीकोगुलेंट क्लास में। सर पेरेंटल वाली हिपेरिन दे दीजिए, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करती है, काम कर जाएगी। वारफेरिन ओरल दिया जाएगा, लेकिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं दिया जाएगा। सो क्या क्या बोला जा रहा है? एमंग ओरल एंटीकोगुलेंट्स जितने भी हमारे मैक्सिमम आएंगे, काउमेरिन हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं। काउमेरिन बोले तो सर हाँ, वारफेरिन, बिस्नोकाउमेरॉल, एसिनोकाउमेरॉल, बिस हाइड्रोक्सी काउमेरिन डेरिवेटिव, इन सब की बात किया गया था। और कैसे काम कर रहे थे सर? ये विटामिन के को एंटागोनाइज करते हैं, और विटामिन के को एंटागोनाइज करने की वजह से जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो रहे थे, कौन कौन से एक्टिवेट हो रहे थे? 2, 7, 9, 10, 4 क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो रहे थे, उन्हीं को एक्टिवेशन नहीं होने देगा। सो दे इनडायरेक्टली बाय इंटरफेयरिंग विद द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करेंगे। ओरल एंटीकोगुलेंट सभी जितने हैं सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है। अब चलो, अगर विटामिन के की बात कर रहे हैं, तो वारफेरिन, विटामिन के एंटागोनिस्ट में क्या याद आ रहा है? वारफेरिन याद आ रहा है। जीपैट 2015, जीपैट 2019 दोनों का क्वेश्चन ले लो मेरे से सबसे पहले। पूछा जाता है कि जो वारफेरिन है उसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है, तो किस पोजीशन पे जुड़ा रहता है? 4th पोजीशन पे जुड़ा रहता है। तो बोला जाता है 4 हाइड्रोक्सी काउमेरिन डेरिवेटिव। ये 4 हाइड्रोक्सी काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। सो वारफेरिन इस क्लास की सबसे पॉपुलर एंटीकोगुलेंट ड्रग में से होता है, और ये जो हमारे विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, 2, 7, 9, 10, उनको इनहिबिट करते हैं। अब अगर वारफेरिन की बात किया जाएगा, एसिडिक ड्रग है, और एसिडिक ड्रग है तो सर इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग काफी ज्यादा होती है। साथ ही साथ इसका एब्जॉर्प्शन भी हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन से काफी फास्ट होता है। मेनली अगर बात किया जाएगा, नहीं वारफेरिन एसिडिक कहां से आई? बेसिक आएगी सर, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, बेसिक की बात किया जाएगा। हिपेरिन में तो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, प्रेगनेंसी उल्टा बोल दिया रे पगला, प्रेगनेंसी में हिपेरिन ड्रग ऑफ चॉइस है, इसीलिए तो बोला ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये नहीं दिए जाएंगे। करेक्ट। Weakly acidic nature of warfarin attributed in the presence of proton of hydroxy group at the 4th position। और यही जो 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ना, OH ग्रुप प्रेजेंट है, यही इसको बेसिक बनाता है। इसी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? इंटेस्टाइन से होता है। अगर हम वारफेरिन डेरिवेटिव या मैं कहूं काउमेरिन डेरिवेटिव की बात करेंगे, उनमें से जो हमारी बिस हाइड्रोक्सी काउमेरिन, जिसको डाउ काउमेरॉन के नाम से बोला जाता है, बिस हाइड्रोक्सी काउमेरिन, लंबा नाम लंबा काम, लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है। जबकि फेनिडायोन जो कि आज की डेट पे यूज नहीं होती है, वो हमारी शॉर्ट एक्टिंग कहलाती है। फेनिडायोन की बात किया जाता है। अब अगर फेनिडायोन यूज नहीं होता, तो आज की डेट पे शॉर्ट में कौन सा हो गया? इथाइल बिस काउमेरो एसिटेट हमारा शॉर्टेस्ट एक्टिंग कहलाएगा अगर हम बात करेंगे। सर वीकली एसिडिक बोला, फिर इंटेस्टाइन। अरे बेटा, वीकली एसिडिक नेचर ऑफ वारफेरिन इज एट्रीब्यूटेड टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। नॉर्मली हमारा प्रोटॉन होता वारफेरिन में, काउमेरिन में एसिडिक होता, लेकिन 4th पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, तो सर वो हमारा क्या हो गया? बेसिक हो गया। मैंने आपसे ये बताया है। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे, जितनी अभी तक हमने ड्रग देखी है वो कैसे काम कर रही है? जैसे हिपेरिन एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करके काम कर रही थी, हिपेरिन डेरिवेटिव। तो सर अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, जब उन्होंने किस पे काम किया? एंटीथ्रोम्बिन 3 पे काम किया। अब एंटीथ्रोम्बिन 3 को इनहिबिट करके उन्होंने 2, 9, 10, 11, 12, 13, मैंने आपसे बोला उनको इनहिबिट करेगी, तो सर लिख दीजिए 10, 2, 10, 11, 9 सब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि अगर वारफेरिन की बात किया जाएगा, तो वारफेरिन किसको इनहिबिट करेंगे? 2, 7, 9, 10 को इनहिबिट करेंगे। हाँ जी। और जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है ना, वो सिर्फ 2 को इनहिबिट करेंगे, क्योंकि थ्रोम्बिन यानी कहां से आएगा? प्रोथ्रोम्बिन से आएगा, जो कि 2 नंबर का होगा। नहीं, 2 नंबर ही नहीं है, सेकंड नंबर के फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। और जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होंगे वो इसी को तो इनहिबिट करेंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा हिपेरिन डेरिवेटिव है वो एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट करके 2, 9, 10, 11, 12, 13 को इनहिबिट करते हैं। जबकि हम वारफेरिन की बात करेंगे, तो वारफेरिन किसको इनहिबिट करेंगे? सर वारफेरिन हमारा 2, 7, 9, 10 को इनहिबिट कर रहे हैं। जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, चाहे ओरल चाहे पेरेंटल, कहीं की बात करोगे, वो सिर्फ 2 को इनहिबिट करेंगे। और जब 10A इनहिबिटर की बात करेंगे, तो वो सिर्फ हमारे किसको इनहिबिट करेंगे? 10 को इनहिबिट करेंगे। कोई दिक्कत? हाँ जी। चलिए, अब इनकी मैकेनिज्म कैसे होती है? मैकेनिज्म तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो हमारा विटामिन के होता है, विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म होता है, उससे बनता है इपॉक्साइड फॉर्म। जरा इधर ध्यान देना।
विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म से बनता है इपॉक्साइड फॉर्म गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, करेक्ट। और यही विटामिन के इपॉक्साइड वापस से हमारे हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब ये ऊपर वाला प्रोसेस होता है तो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं और वापस से ये अपने वापस नेचुरल फॉर्म में आके फिर से एक्टिवेशन कराने लग जाता है। लेकिन यहां पे प्रेजेंट होता है विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज और इसी एंजाइम को इनहिबिट करता है वारफेरिन। अब अगर वारफेरिन ने इसको इनहिबिट कर दिया तो ये वापस से एक्टिवेशन नहीं होगा और नए क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बोले बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो ही चालू है। यस, लग रहा है सो के उठे हो। सर फैक्टर याद नहीं आ रहे हैं। बेटा वीडियो पढ़ा है मेरे बच्चे, यूट्यूब पे जाके देख लेना, रिकॉर्डेड में भी पढ़ा है, उसमें भी देख लेना। अब बताओ मैं तुम्हें फैक्टर कैसे याद कराऊं? एनाटॉमी नहीं पढ़ के आए हो। सर न्यू विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म नहीं होता। क्या होता है? न्यू विटामिन के। कौन सा बोला? नहीं, न्यू विटामिन के की बात नहीं हो रही है। कोई भी विटामिन के होगा, क्विनोन फॉर्म ही होता है, नेफ्थोक्विनोन फॉर्म, अंतर खाली साइड चेन का। ये न्यू विटामिन के क्या है भाई? कोई नया तुमने बनाया है? मैंने तो नहीं बनाया है, आपने बनाया है तो जरूर बताना। चलिए, सो सिंपली वारफेरिन दे आर एक्ट इनडायरेक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। ये जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करेगा उन पे है। वाह, ऋतु ने बोला सर विटामिन के में तो 3, 7, 9, 10 होता है। डंडा कहां है मेरा? डंडा कहां है मेरा? वारफेरिन। क्या दिक्कत है? अरे ठीक है भाई, बोल रहा हूं, जरा लिख लो। फ्रेशर पार्टी टुनाइट, लिखो जरा। फ्रेशर पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर प्लीज हैव फन। खत्म। वैसे भी फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल पार्टी का तो दौर है, तो फ्रेशर पार्टी टुनाइट, अगर तुम्हें फ्रेशर नहीं देना तो फेयरवेल दे लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो फेयरवेल पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर प्लीज हैव फन, सारे इसी में आ जाएंगे। क्यों? फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द लेबाइल फैक्टर की बात किया जाएगा। सिंक से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब हमने बात किया था हमारा 1 2 3 4 5 6 नहीं है 7 स्टेबलाइजिंग फैक्टर की बात होगी। एंड से हमारा यहाँ पे नेक्स्ट हमारे कॉल से हम बात करेंगे, हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आ जाएगा। 8 नंबर पे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, देन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी की बात किया जाएगा। देन 10 नंबर पे हमारा स्टुअर्ट फैक्टर आ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, थ्रोम्बोपोएटिन फैक्टर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हैगमैन फैक्टर आ जाएगा और लास्ट में फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा। तो थोड़ा सा याद तो करो यार, नहीं याद करोगे तो कैसे काम चलेगा? जो मैंने लिखाया है उतना लिख लो, और नहीं भी लिखना है तो मॉड्यूल नंबर 5 के पेज नंबर 26 पे लिखा होगा, देख लेना यार। वारफेरिन इनडायरेक्टली कैसे इनहिबिट कर रहा है? दानिश, वारफेरिन डायरेक्टली क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट कर रहा है क्या? बताओ जरा, क्या ये डायरेक्टली इनको इनहिबिट कर रहा है क्या? नहीं। अब अगर ये डायरेक्टली इनको इनहिबिट नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट कैसे हो गया? ये तो इसको इनहिबिट कर रहा है ना, इसके इनहिबिशन से ये नहीं एक्टिव होगा और ये इनहिबिट हो गया तो ये इनहिबिट हो जाएंगे, इसलिए बोला गया इनडायरेक्ट की बात किया जाएगा। अरे भाई, तुम्हें 9 में अगर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी नहीं बोलना, तुम क्रिसमस फैक्टर बोल लो, मैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी बोल लेता हूं, क्या दिक्कत है? कॉल से तुम याद कर लेना क्रिसमस फैक्टर। 9 क्रिसमस, 10 स्टुअर्ट, 11 प्लाज्मा, 12 हैगमैन, 13। अरे भाई, आज मुझे खत्म कर लेने दो, नहीं सच में कह रहा हूं, मैं यही कहूंगा मेरा सिलेबस हो गया, ये वाला चैप्टर तुम पढ़ लेना। अगर खुश हो तो मैं छोड़ दूं, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। चलो आओ, वारफेरिन एट द फर्स्ट कॉज ब्लड कोआगुलेशन बाय सीएस प्रोटीन फंक्शनलाइजेशन। कहां से लेके आए हो सुमन बेटा ये लाइन? चलो, अब जैसा पिछली क्लास में हम लोगों ने बोला था कि सर जो हमारा वारफेरिन है, वारफेरिन कहां पे नहीं दिया जाएगा? प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाएगा। अगर किसी पर्सन की किडनी खराब है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रखा है, तब नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो नहीं दिया जाएगा। कहां पे दिया जाएगा? ये कौन से फैक्टर है जो इसके इफेक्ट को बढ़ा देते हैं? तो सर फैक्टर अफेक्टिंग इनहांसिंग द इफेक्ट ऑफ वारफेरिन, मैल एब्जॉर्प्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर विटामिन के का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो हमारा काम तो आधा, वारफेरिन का काम तो उसी ने कर दिया। लीवर डिजीज, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स कहां बन रहे हैं? लीवर में। अब अगर फैक्टर ही नहीं बने तो एक्टिवेशन कहां से होगा? हाइपरथायराइडिज्म, न्यूबॉर्न, इनमें इसका इफेक्ट बढ़ जाता है, तो उस केस में हमें इसका डोज घटा के दिया जाता है। प्लस कुछ ड्रग इंटरेक्शन भी तो याद आ रहे होंगे, जरा याद करना। मैंने आपको एस्पिरिन जब पढ़ाया था तो वारफेरिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन बताया था कि एस्पिरिन और वारफेरिन साथ में दोगे तो ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग हो जाएगी। ये बात याद है? आओ जरा उसको देखते हैं। बिकॉज एस्पिरिन इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, यानी ब्लड थिन करता है, और वारफेरिन क्या करता है? ब्लड कोआगुलेशन इनहिबिट करता है। तो एक ने ब्लड थिन किया, एक ने कोआगुलेशन इनहिबिट किया, ब्लड धड़ाधड़ 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 बाहर जाता रहेगा। पहली कहानी। दूसरी कहानी ये है, अब देखो,
एज हमारा जितने भी यहाँ पे एसिडिक ड्रग होंगे वो इनकी बाइंडिंग को वो कर देंगे, जैसे सल्फोनामाइड, फेनिटोइन, प्रोबेनासिड, इट डिस्प्लेस द वारफेरिन फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। और अगर डिस्प्लेस हो गया तो सर एक्शन उसका इनहैंस हो जाएगा, तो इसलिए उस केस में डोज घटाना पड़ेगा। सिफेलोस्पोरिन कॉजेज द हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। अगर आपने वारफेरिन के साथ सिफेलोस्पोरिन दे दिया है तो सिफेलोस्पोरिन हमारे हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया यानी प्रोथ्रोम्बिन का कंसंट्रेशन घटा देगा, इसलिए नहीं दिया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम इनहैंस कर देना या प्रोथ्रोम्बिन टाइम घटा देना, इसकी बात किया जाएगा। जब कीमोथेरेपी पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में एक लाइन आता है। जितने भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अब ये कहानी बड़ी मजेदार है। अब ये ब्रॉड क्या है, नैरो क्या है, कीमोथेरेपी में सुनोगे, लेकिन इतना समझ लो, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं वो आपके जीआईटी में जो प्रेजेंट हमारे माइक्रोब होते हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं। अब अगर वो इनहिबिट हो गए तो विटामिन के नहीं मिलेगा, और विटामिन के नहीं आएगा यानी विटामिन के का प्रोडक्शन घट जाएगा। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रिड्यूसेस विटामिन के प्रोडक्शन फ्रॉम द इकोलाई, क्योंकि हाँ जो इकोलाई हमारे जीआईटी में प्रेजेंट है ना वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इवन लिक्विड पैराफिन रिड्यूसेस विटामिन के एब्जॉर्प्शन घटाता है, बट इनमें से सबसे काम का एक जिससे क्वेश्चन बार बार आया है बेटा वो एस्पिरिन वाला। प्लस अब जैसे बार्बिचुरेट की बात करोगे, बार्बिचुरेट, कार्बामाजेपिन, रिफैम्पसिन, ग्लिसियोफुल्विन, दीज ऑल ड्रग इनहैंसेस द वारफेरिन मेटाबॉलिज्म। अब अगर वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म इन ड्रग ने बढ़ाया, वारफेरिन का एक्शन इन ड्रग ने बढ़ाया तो वारफेरिन का एक्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए सर दीज आर द फैक्टर व्हिच रिड्यूस द एंटीकोगुलेंट एक्शन ऑफ वारफेरिन। इवन आपके जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं ना, इंक्रीजेस ब्लड लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, वो भी इनका मेटाबॉलिज्म घटा के इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाएंगे। क्या 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 नहीं समझे बेटा रिया? मैंने सिर्फ एक लाइन बोला कि अगर हमारी जस्ट हमने यहाँ पे एग्जांपल एक ले रहे हैं कार्बामाजेपिन। पहले मुझे बताओ कार्बामाजेपिन क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है या एंजाइम इनहिबिटर है? मैं समझा रहा हूं बेटा। अरे इतना टाइम काहे लग रहा है? एंजाइम इंड्यूसर। अब बच्चों अगर एंजाइम इंड्यूसर होगा तो वो वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा। अब अगर वारफेरिन का कौन बोला इनहिबिटर, मैं कंडंडा लेके आऊंगा, समझावन लाल आज है नहीं मेरे अगल बगल में, नहीं बताता तुम्हें। सर वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। अब अगर वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ तो वारफेरिन का एक्शन कम हो जाएगा, घटेगा कि नहीं? वही तो बात चल रही थी। और जबकि अगर इनहिबिटर है तो वारफेरिन के एक्शन को बढ़ा देंगे, चाहे सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बात कर लीजिएगा, चाहे ग्रेपफ्रूट की बात कर लीजिएगा, ये सब हमारे उसमें आ जाएंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी यही बात कर लिया जाएगा। सो मेन ड्रग इंटरेक्शन यहाँ क्या है, ये चार देखो। एस्पिरिन पोटेंशिएट द वारफेरिन इफेक्ट, सो चांसेस ऑफ हाई ब्लीडिंग। टेट्रासाइक्लिन वारफेरिन के इफेक्ट को पोटेंशिएट करेंगे। हाँ जी, क्यों सर? उसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हटा देंगे जिससे फ्री फॉर्म बढ़ जाएगा और एक्शन बढ़ जाएगा। कोलेस्टाइरामिन उसके एब्जॉर्प्शन को घटाएंगे, और हाँ विटामिन के वारफेरिन के एक्शन को एंटागोनाइज करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट ही तो है। बट यूज कहां कर सकते हैं? वेन थ्रोम्बोसिस, अगर वेन में थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन हुआ है, मायोकार्डियल इंफेक्शन में, एंजाइना में, आर्टेरियल फिब्रिलेशन में हम यूज कर सकते हैं। तो अगर सिंपल वे में आपसे मैं कहूं सर कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे इफेक्ट करेगा, बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव sickface.com, ओ से आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सर एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, आगे की कहानी आप बता दो ना, कि अगर एंजाइम इनहिबिटर है बेटा श्रेयांश तो क्या होगा? तो वारफेरिन और हिपैरिन को डिफरेंशिएट कर लिया जाए। वारफेरिन सिंथेटिक है, हिपैरिन नेचुरल है। वारफेरिन ओरल रूट से लिया जाएगा, हिपैरिन पेरेंटल रूट से लिया जाएगा। हिपैरिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा, वारफेरिन प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और टेराटोजेनिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा। हिपैरिन की बात करोगे ऑक्सलग पिग इंटेस्टाइन से मिलेगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होता है, और हाँ एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट करके 2, 9, 10, 11, 12 फैक्टर को एक्टिवेट करता है, और हिपैरिन का एंटीडॉट प्रोटामिन सल्फेट होता है। इन विवो इन विट्रो भी याद कर लो, हिपैरिन में बात किया था, इन विवो इन विट्रो दोनों काम करता है। लेकिन जब वारफेरिन की बात करोगे सर ये सिंथेटिक है, ओरल रूट से लिया जाता है। सर ये हमारे सिर्फ 2, 7, 9, 10 को इनहिबिट करेगा, इसका एंटीडॉट विटामिन के होता है, टेराटोजेनिक इन नेचर है, और हाँ ये सिर्फ इन विवो ही काम करता है, ये हमारा इन विवो इन विट्रो दोनों काम करता है। सर मॉड्यूल में वारफेरिन के लिए पिग इंटेस्टाइन सिंथेटिक लिखा है, नहीं बेटा पिग इंटेस्टाइन इसका है मेरे बच्चे, अगर गलती से इधर आ गया हो तो तुम इधर भेज देना, ये वाला सिंथेटिक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलेगा? ठीक। साइड इफेक्ट क्या है? बहुत सारे हैं, ऑलरेडी हमने देखा। कहाँ हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया है, कहाँ पे वो स्किन रैशेस कर रहा है, कहाँ पे वो ब्लीडिंग टाइम पोटेंशिएट कर रहा है, वो सब दिखा है। और लास्टली क्या आता है? लास्टली नहीं, सेकंड लास्ट, डायरेक्ट फैक्टर 10A। अब एक्सा लिखा है, एक्सा इनहिबिटर यानी रेवेरेक्साबैन और एपिक्साबैन की बात करिएगा, ये भी ओरल रूट से ही तो दिए जाएंगे और केवल फैक्टर 10A को इनहिबिट करेंगे। अब इनका वारफेरिन से थोड़ा सा एडवांटेज क्या है, वारफेरिन 2, 7, 9, 10 सबको इनडायरेक्टली इनहिबिट करा रहा था, जबकि ये वाले डायरेक्ट इनहिबिट करेंगे। तो हाँ इनकी हाफ लाइफ भले शॉर्ट है लेकिन एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होता है, क्योंकि इनको फैक्टर्स को इनहिबिट कराने के लिए विटामिन के की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली काम कर लेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे एंटी थ्रोम्बिक इफिकेसी इक्वल और बेटर देन वारफेरिन की बात किया जाएगा, लो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है एज कंपेयर टू द वारफेरिन। वारफेरिन में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एस्पिरिन के साथ वाला ज्यादा था, इसमें उतना ज्यादा रिस्क नहीं है।
लास्ट आता है ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। विटामिन के और वारफेरिन केमिकल एंटागोनिस्ट है क्या? हाँ बेटा, जैसे हिपेरिन का एंटागोनिस्ट है प्रोटामिन सल्फेट, वैसे ही विटामिन के का एंटागोनिस्ट है वारफेरिन, और वारफेरिन का एंटागोनिस्ट है विटामिन के। चलिए, ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, देखो पेरेंटल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर या ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में कोई अंतर नहीं है, मैकेनिज्म सेम है, बस अंतर क्या है? रूट का। एक को हमने पेरेंटल लिया था, एक को हमने ओरल लिया। अब ओरल वाला जो है एक्चुअली ये प्रोड्रग होता है, डेबिगैट्रिनेक्सिलेट, यानी ये एस्टर डेरिवेटिव है और ये लिया जाएगा, लेकिन बॉडी में जाने के बाद ये एक्टिव फॉर्म बनाएगा, डेबिगैट्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा? एक्सलेट हट जाएगा, डेबिगैट्रेन बनाएगा, और यही डेबिगैट्रेन हमारे थ्रोम्बिन को डायरेक्टली इनहिबिट करेगा, और अगर थ्रोम्बिन इनहिबिट हो गया तो एंटीकोगुलेंट एक्शन आ जाएगा। लेकिन मैंने वहां भी बोला था, यहां भी बोल रहा हूं कि जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होते हैं ना, उनको रेनल फेल्योर के पेशेंट को नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमने रेनल फेल्योर के पेशेंट को दे दिया तो सर किडनी और खराब कर देगा। बस खुशी, छोड़ दे मेरा बच्चा, वही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है। क्या नहीं समझे बेटा? कल भी तो समझाया था बेटा रश्मि मोड ऑफ एक्शन वारफेरिन का, कल भी तुमने यही पूछा था सर नहीं समझ में आया, फिर मैंने समझाया था, हाँ आ गया, आज फिर नहीं आया। बेटा इस टॉपिक से दो चीजें तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हारे क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लड कोगुलेशन की मैकेनिज्म, और दूसरा जितने हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट और उनकी मैकेनिज्म, दैट्स ऑल। अगर तुम्हें इसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक बार डीपीपी आज के आज सॉल्व करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ट्रिपल बी क्रॉस वारफेरिन करता है भैया, ट्रिपल बी तो नहीं, लेकिन हाँ प्लेसेंटा जरूर क्रॉस करेगा। सर इधर आओ, परेशान वालों इधर आओ, पूरे सीवीएस सुनो, पूरे सीवीएस से मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोल रहा हूं। पूरा सीवीएस यानी हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरिदमिया, सीएचएफ, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, एंटीकोगुलेंट, सब कुछ। इस पूरे चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस है? मैक्सिमम, मैक्सिमम ये ना के मान के चलो, तो कम से कम जितनी चीजें जरूरी है पहले उतना समझो। कौन सा मोड ऑफ एक्शन समझाऊं बच्चे, ये बताओ मुझे, कौन सा कौन सा कौन सा? फार्माकोलॉजी बेटा देखो, सर ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया तो कौन सा देंगे? आ रहा हूं बेटा, ये उसी पे आ रहा हूं, ये वाली ड्रग लूंगा ना बेटा। वारफेरिन का मोड ऑफ एक्शन नहीं समझ में आया, कल से आज तक काउंट करोगे ना तो कम से कम 5-6 बार बता चुका हूं कि विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दो, विटामिन के एक्टिव नहीं हो पाएगा, विटामिन के एक्टिव नहीं होगा, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा। रश्मि अगर इसी ऐसे तुम लटकी रहोगे बेटा ना, तो शायद मैं तुम्हारे क्वेश्चंस को फिर थोड़ा महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ डिस्टर्ब करने पे लगे हो। कल की क्लास रिवीजन किया था? कल की क्लास का रिवीजन किए हो? 5 बार तो कम से कम हो गया है, किसको अभी नहीं समझ में आया है? रिवीजन नहीं, क्लास चाहे जितना तुम कर लो कोई फायदा नहीं बेटा, क्लियर कह रहा हूं। सब डिस्टर्ब करने का बेटा, अगर खाली प्लान बना के चल रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। कितना टफ है ये चीज समझना, कितना टफ है ये चीज समझना, ये मैकेनिज्म एक छोटा सा, एक एंजाइम को इनहिबिट कराने की बात हुई है, किसको नहीं ये समझ में आया? आइए अब आगे बढ़ो, उससे पहले एक चीज तुम्हें और क्लियर कर दो। क्या है, क्या बता रहा हूं बच्चे? अभी तक जो हमने पढ़ा एंटीकोगुलेंट, ये क्या कर रहे थे? सर ये कोआगुलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर रहे थे। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो एंटीकोआगुलेंट थे वो क्या कर रहे थे? वो कोआगुलेशन नहीं होने देने चाह रहे थे। ये बात तो क्लियर है ना? क्यों? सर इसको कुछ ऐसे समझो, आप खाना बनाने जा रहे हो, और जब आप खाना बनाने जा रहे हो तो आप खाना बना रहे हो, तो एंटीकोआगुलेंट वो है जो तुम्हारा खाना बनने में, तुम्हें आटा चाहिए, तुम्हें सब्जी चाहिए, तुम्हें दाल चाहिए, तुम्हें चावल चाहिए, तो एंटीकोआगुलेंट जो है वो हमारे उन फैक्टर्स को इनहिबिट कर रहे थे जिससे हमारा खाना बन रहा था। एंटीकोआगुलेंट क्या कर रहे थे? उनको इनहिबिट कर रहे थे जिससे ब्लड क्लॉट हो रहा था। ठीक, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये फैक्टर्स को नहीं इनहिबिट करेगा, फिर क्या करेगा सर? ये वहां काम करेंगे जहां ब्लड ऑलरेडी क्लॉट हो चुका है। सुनना ध्यान से भाई, जहां ब्लड ऑलरेडी क्लॉट हो चुका है, क्या वहां पे आप एंटीकोआगुलेंट देके काम कर लोगे क्या? समझ रहे पहले मेरी पूरी बात। भाई खाना बन चुका है, अब खाना बनने के बाद तुम उसको आटा नहीं दिए,
तो क्या उसकी रोटी नहीं बनेगी? वो तो ऑलरेडी बन चुकी है सर। तो अभी जो हमने एंटीकोआगुलेंट देखा वो कोआगुलेशन स्टेप्स को इनहिबिट कर रहे थे, लेकिन अब जो देखने जा रहे हैं वो क्या करेंगे? ये जो बना हुआ खाना है, ये जो क्लॉट बन चुका है, इस क्लॉट को ब्रेक करेंगे। दोनों में पहले अंतर समझ लेना, करेक्ट? तो अब अगर मैं इसको ऐसे कहूं, ओवरऑल जो कल हमने देखा था उसमें एक चीज हमने समझा था, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या देखा था सर? कि हमारा बेसिक की बात कर रहा हूं, प्रोथ्रोम्बिन से बना था थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ने क्या किया था? हमारे फिब्रिनोजन से बना दिया था फाइब्रिन, और फाइब्रिन इनसॉल्युबल होके वहां पे पूरा मेस बना के क्लॉट हो गया। समझ में आ रही है बात? हो गया, अब ये इनसॉल्युबल है, क्लॉट हो चुका है। तो अब जो मैं ड्रग देने जा रहा हूं वो क्या करेंगी? इसी जो फाइब्रिन बन चुका है, जो ऑलरेडी क्लॉट हो चुका है, उसको तोड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर एंटीकोआगुलेंट फिब्रिनोलाइटिक सेम ही तो है, अभी सेम ही तो काम करेंगे। नहीं, अलग काम करेंगे। एक ने हमारे प्रोसेस को इनहिबिट किया था, क्या इशू? और एक हमारे फाइब्रिन जो क्लॉट हो चुका है, इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ के सॉल्युबल फॉर्म बना के हाँ अलग अलग कर देंगे। तो क्लॉट को तोड़ने का काम है फिब्रिनोलाइटिक का, और क्लॉटिंग ना होने देने का काम है एंटीकोआगुलेंट का। ये दोनों बातें क्लियर है? अब हमने इसको बोला फिब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक, क्योंकि यहां पे हमारा पूरा एक थ्रोम्बाई बन गया है, पूरा एक गट्ठा बन गया है। अब आप बोलोगे सर दोनों का काम तो एक ही है, ब्लड लॉस कराना, ना बचे ना। ये फिब्रिनोलाइटिक वहां दिए जाते हैं, मैंने जैसे बोला था ना कि आपको चोट लगी और चोट लग के वहां ब्लड क्लॉट हो गया, वो जो ब्लड क्लॉट हो गया है उसको तोड़ने का काम है फिब्रिनोलाइटिक का। लेकिन चोट लगी, ब्लड क्लॉट हो रहा है, वहां पे काम करेंगे एंटीकोआगुलेंट। अंतर है, करेक्ट? अब आप ड्यूरिंग सर्जरी की बात करोगे, एंटीकोआगुलेंट दिया जाता है ताकि आपका ब्लड क्लॉट ना हो। और ये कब दिए जाएंगे? जब ऑलरेडी क्लॉट हो चुका है तब दिए जाएंगे। चलो अब इसके बारे में, अब कैसे होता है ये। तो एक्चुअली यहां पे एक छोटा सा एक फैक्टर और जुड़ता है। ये जो हमारे फिब्रिनोलाइटिक होते हैं वो कैसे काम करेंगे? हमारा एक और लीवर से बनने वाला फैक्टर है प्लाज्मिनोजेन, और प्लाज्मिनोजेन से बनते हैं प्लाज्मिन। यही जो प्लाज्मिन बनता है, ये प्लाज्मिन इस फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन को नहीं बनने देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, या मैं कहूं इस फाइब्रिन को ब्रेक डाउन कर देंगे। तो एथेरोस्क्लेरोसिस, जरा याद करिएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस जहां पे हमारे आर्टरी में थ्रोम्बाई बना था, उसको तोड़ने का काम है फिब्रिनोलाइटिक का। और फिब्रिनोलाइटिक कैसे करते हैं? प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनाते हैं, और प्लाज्मिन हमारे फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करता है। कौन कौन से हैं फिब्रिनोलाइटिक? सर 4 आएंगे, स्टेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टप्लेज, रेटेप्लेज। ये दोनों हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनते हैं। स्टेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया से आता है और यूरोकाइनेज हमारे ह्यूमन यूरिन से आता है। ये 4 हमारे फिब्रिनोलाइटिक कहलाते हैं। चलो इनके बारे में देखते हैं। तो चाहे इसको आप फिब्रिनोलाइटिक बोलो, चाहे इसको थ्रोम्बोलाइटिक बोलो। सो थ्रोम्बोलाइटिक लाइएज द क्लॉट और थ्रोम्बाई, कैसे? बाय एक्टिवेटिंग द फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। कैसे? जरा इधर अभी यही बताया था कि जो फाइब्रिन बन चुका है ना, क्लॉट हो चुका है ना, जो इनसॉल्युबल है, उसको हमें क्या करवाना है? सॉल्युबल बनाना है, ब्रेक कराना है। और वो ब्रेक कौन करेगा? प्लाज्मिन। और प्लाज्मिन कहां से आएगा? प्लाज्मिनोजन से। तो मैंने बोला जो फिब्रिनोलाइटिक है वो प्लाज्मिन का फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। भाई जितना प्लाज्मिन बनेगा उतना ज्यादा फाइब्रिन का ब्रेकडाउन होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टोप्लेज। और ठीक इसके अपोजिट अभी हम आगे देखेंगे, एंटी फिब्रिनोलाइटिक। ये अपोजिट है। एंटी फिब्रिनोलाइटिक की बात किया जाएगा, करेक्ट है? चलो, एंटी फिब्रिनोलाइटिक जस्ट अपोजिट काम करेंगे। यानी सर वो क्या करेंगे? इस फाइब्रिन को, या मैं कहूं क्लॉट को तोड़ने से रोकेंगे, क्योंकि वो प्लाज्मिन नहीं बनने देंगे। एक ही वैसे 2 ड्रग होती है, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड एंड ट्रेनेमेक्सिक एसिड। ट्रेनेमेक्सा का नाम शायद आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी सुना होगा। इनको हम बोलते हैं एंटी फिब्रिनोलाइटिक या एंटी थ्रोम्बोलाइटिक बोला जाता है। यह है एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड एंड ट्रेनेमेक्सिक एसिड। तो अब जरा एक नजर डालो, स्ट्रेप्टोकाइनेज कहां से आएगा? सर हमारे बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकाई से आएगा। और हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दीज आर सी प्रोटीन मीडिएटेड बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जरूर रखना, क्योंकि अभी रिसेंटली इसको क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है। इट इज एंटीजन कैन कॉज द एलर्जिक रिएक्शन, वो सब बात की बात। बट क्या हुआ? स्ट्रेप्टोकाइनेज आया, प्लाज्मिनोजन से जुड़ा। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोजन से जुड़ने के बाद क्या बनेगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोजन कॉम्प्लेक्स।
अब स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोजन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन होगा तो प्लाज्मिनोजन से क्या बन जाएगा सर, प्लाज्मिन बनेगा और यही प्लाज्मिन हमारे फाइब्रिन को ब्रेक कर देगा। चलेगा? हाँ जी, ये काम वही है कि फिब्रिनोलाइटिक प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनाएंगे और प्लाज्मिन हमारे फाइब्रिन को ब्रेक डाउन कर देगा। कहां? अब इसी तरह हमने दूसरा क्या बात किया, यूरोकाइनेज। ये कहां से आएगा? ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था, कल्चर मीडिया के थ्रू प्रिपेयर किया गया था किडनी के सेल से। एल्टप्लेज रेटेप्लेज ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं, काम वही है प्लाज्मिन को एक्टिवेट करना। तो चाहे एल्टप्लेज हो चाहे रेटेप्लेज हो, दोनों की बात एक ही है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आए। कहां यूज करेंगे सर इनको? सर ऑब्वियस सी बात है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जहां हमने क्या बोला था कि सर ब्लड क्लॉट हो गया है, हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो पूरा क्लॉट हो चुकी है, उसमें ब्लड नहीं जा पा रहा है, इश्कीमिया हो रहा है, तब दिया जाएगा। डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी इंबोलिज्म में दिया जाएगा, जब पल्मोनरी आर्टरी में या पल्मोनरी वेन में ब्लड क्लॉट हो जाता है, तब उस ब्लड क्लॉट को तोड़ने के लिए हमारे फिब्रिनोलाइटिक दिए जाते हैं। बट कहां नहीं दिया जाएगा? ब्रेन में नहीं दिया जाएगा। बोले तो ब्रेन ट्यूमर में, अभी कुछ पूछ रहे थे कि सर ब्रेन में अगर ब्लड क्लॉट हुआ तो इसको दे देंगे क्या? नहीं दिया जाएगा। रिसेंट इस्चेमिक स्ट्रोक में नहीं दिया जाएगा। अगर एओर्टा का डाइसेक्शन हुआ है, सर्जरी किया गया है, तो नहीं दिया जाएगा। इंट्राक्रैनियल हीमोरेज, अगर क्रैनियल ब्लड वेसल्स में ब्रेकडाउन हुआ है तो नहीं देंगे। नॉन कंप्रोमाइजेबल वस्कुलर पंक्चर में नहीं देंगे, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बट यूज आपके काम का है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड सिर्फ 2, रिसेंट इस्चेमिक स्ट्रोक या हमारे ब्रेन ट्यूमर में नहीं दिए जाएंगे। अगला क्या था? एंटी फिब्रिनोलाइटिक, जस्ट अपोजिट करना। उसने प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनवाया था, ये प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन को इनहिबिट करेगा। हाँ जी, नजर इधर। दीज आर द ड्रग दैट प्रमोट द ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करेंगे, मतलब फाइब्रिन को बचाएंगे। सर फाइब्रिन बचाने की जरूरत क्या है? आओ जरा देखते हैं। बाय प्रिवेंटिंग और स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ फिब्रिनोलाइसिस, यानी जो हमारा ब्लड क्लॉट है उसको ब्रेक करने से रोकेंगे। काम सिंपल, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन का जो एक्टिवेशन था उसको इनहिबिट कर देंगे। अब अगर प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। सर ब्लड थिनर ड्रग कौन सी होती है? एस्पिरिन है बेटा, कई बार बात कर चुके हैं। अब बोलोगे सर इसका यूज क्यों किया जाएगा? इसका यूज तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। सर जब हमें ब्लीडिंग कंट्रोल करना होता है ना, तब हमें इसको देना। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्लॉट बना था, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ क्लॉट बन गया, चोट लगी, यहाँ क्लॉट हो गया। अब मुझे क्लॉट निकालना नहीं है, क्योंकि अगर मैं क्लॉट निकाल दूंगा तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो क्या उस समय मुझे निकालना है क्या? नहीं। सो इट इज एप्सिलॉन अमीनो कैप्रियोइक एसिड, सर लाइसिन डेरिवेटिव होता है, लाइसिन एनालॉग है, और ये हमारा प्लाज्मिनोजन से बाइंड होगा, प्लाज्मिन के एक्टिवेशन को इनहिबिट करेगा, और प्लाज्मिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। या अगर कहूं सबसे ज्यादा इसका यूज कब होता है? अगर किसी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट, जो हमने अभी SUAR देखा था, अगर उनकी पॉइजनिंग हो गई, तब ये नहीं, तब ये सबसे ज्यादा यूज होता है। सो दीज आर द स्पेसिफिक एंटीडॉट फॉर द फिब्रिनोलाइटिक एजेंट। फिब्रिनोलाइटिक एंटीडॉट क्या है? एंटी फिब्रिनोलाइटिक। और एंटी फिब्रिनोलाइटिक एंटीडॉट क्या है? फिब्रिनोलाइटिक है। दीज यूज टू कंट्रोल द ब्लीडिंग ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ फिब्रिनोलाइटिक। अगर ओवरडोज हो गया फिब्रिनोलाइटिक का, मान लो किसी ने दांत निकाला, टूथ एक्सट्रैक्शन कराया, या कोई सर्जरी कराया, अब सर्जरी कराने के बाद वहां पे ब्लड क्लॉट हो गया, पेशेंट ने क्या ले लिया? फिब्रिनोलाइटिक ले लिया। अब फिब्रिनोलाइटिक की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी। अब वो ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी फिब्रिनोलाइटिक की वजह से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटी फिब्रिनोलाइटिक लेते हैं। और एंटी फिब्रिनोलाइटिक में एप्सिलॉन अमीनो कैप्रियोइक एसिड एंड ट्राइनेमेक्सिक एसिड। ट्राइनेमेक्सिक एसिड हमारी 7 टाइम्स मोर पोटेंट होती है एज कंपेयर टू द इका, और एप्सिलॉन अमीनो कैप्रियोइक एसिड से 7 टाइम्स मोर पोटेंट है। ये है एंटी फिब्रिनोलाइटिक। अब एक क्लास और आती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब ये क्या है सर? नाम कहीं सुना है? डाइपिरिडामोल, क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडीन, हैवी ब्लीडिंग पीरियड्स में देते हैं ट्राइनेमेक्सिक एसिड को। नाम तो सुना होगा। अभी किसी ने पूछा सर ब्लड थिनर, हाँ ब्लड थिनर वो जो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करे, उन्हीं को बोलते हैं ब्लड थिनर। ये आ रही है एंटी प्लेटलेट। सो दीज आर द ड्रग व्हिच इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। कैसे इनहिबिट करती है? कौन कौन सी ड्रग होती है? 4 क्लासेस में मेनली आती है। चलो 5 ले लेते हैं। 5 क्लासेस में मेनली आती है। सबसे पहले एस्प्रिन, और एस्प्रिन जो आती है वो कैसे आती है? सर कॉक्स को इनहिबिट करती है। कॉक्स को इनहिबिट करने से थ्रोम्बोक्सेन इनहिबिट हो जाता है। हाँ ये आ जाएगी। जीपैट 2025 का क्वेश्चन, क्लोपिडोग्रिल की बात करिएगा। हाँ, फिर प्लेटलेट CAMP इनहेंसर और PDE3 इनहिबिटर की बात किया जाएगा। प्लेटलेट CAMP इनहेंसर डाइपिरिडामोल। P2 Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर, टिक्लोपिडीन, क्लोपिडोग्रिल, परसुग्रिल, टिकाग्रिल, ये मेरी आ जाती है किसमें? P2 Y12। अभी क्या है सब बता रहा हूं। और फिर आता है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A एंटागोनिस्ट। कई बार इसका नाम पूछा गया है सर, एप्सिक्सीमैब। बाकी का नहीं, टिरोफिमैन वगैरह ठीक है, लेकिन एप्सिक्सीमैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग इपोप्रोस्टेनॉल। क्यों होता है, कैसे होता है? जरा रुको, ये रिसेप्टर कहां है, कैसे काम करेगा, आओ इधर देखते हैं। अब देखो होता क्या है, हमारा ब्लड की कहानी चल रही है। मान लीजिए कहीं भी ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, एक चार्ट में सब कुछ क्लियर करेंगे बेटा।
मान लीजिए कहीं हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, क्या डैमेज हुई? ब्लड वेसल्स। अब बेटा अगर ब्लड वेसल्स डैमेज हुई तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे प्लेटलेट आएगा, प्लेटलेट एडिशन होगा, प्लेटलेट वहां पे अडेयर होगा, और अगर प्लेटलेट अडेयर होगा तो उससे क्या होगा? प्लेटलेट का एक्टिवेशन होगा। चलो हो गया सर प्लेटलेट एक्टिवेट। भाई जहां चोट लगी, ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ, वहां प्लेटलेट आएगा, सबसे पहले प्लेटलेट आएगा तो वहां प्लेटलेट का एक्टिवेशन होगा। अब ये जो प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ वो क्या कराएगा? सर अरेकिडोनिक एसिड का जनरेशन कराएगा। याद करो, हाँ, अरेकिडोनिक एसिड। भाई सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो अरेकिडोनिक एसिड बनेगा बाय द फॉस्फोलाइपेज A2। अब वो जो अरेकिडोनिक एसिड बना वो फर्दर क्या बनाएगा? सर प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बनाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? कॉक्स पाथवे मुझे अलग से याद कराने की अब जरूरत नहीं है। इन्फ्लेमेशन में यही होता है कि सर ब्लड वेसल्स डैमेज यानी सेल मेम्ब्रेन डैमेज, और सेल मेम्ब्रेन डैमेज तो अरेकिडोनिक एसिड, उससे हमारा कॉक्स पाथवे से प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन बना। चलो बन गया। अब ये जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन बना, हमारी एस्पिरिन यही तो करती है, इस थ्रोम्बोक्सिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, बट वो बाद में देखूंगा। पहले पहले क्या देखते हैं? ये जो थ्रोम्बोक्सिन बना, अब ये थ्रोम्बोक्सिन जाएगा अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा। कौन सा रिसेप्टर? सर ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर। कहां होता है? सर प्लेटलेट के सरफेस पे होता है। अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन बना वो प्लेटलेट के सरफेस पे जाएगा, और प्लेटलेट के सरफेस पे जो रिसेप्टर है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर, उससे जुड़ जाएगा। उससे जुड़ा यानी रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ। अब ये जो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, अब वहां से वो कुछ फैक्टर रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं वॉन विलब्रैंड फैक्टर। बाइंडिंग ऑफ फाइब्रिनोजन एंड वॉन विल फैक्टर टू द ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर, वो भी प्लेटलेट में आके हमारे जुड़ जाएंगे इसी रिसेप्टर से। और जब इनका जुड़ जाएगा तो वो प्लेटलेट आपस में चिपकने लग जाएंगे, जिनको बोला जाता है प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गया। तो पहला तो हमारा ये टारगेट है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन हुआ कैसे। सिंपल में हमने क्या देखा? ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, प्लेटलेट का एक्टिवेशन हुआ, प्लेटलेट के एक्टिवेशन से क्या बना? अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड ने प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बनाए। ये थ्रोम्बोक्सिन हमारा ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर से जाके जुड़ेगा, और उसी ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर से दो और फैक्टर आके जुड़ते हैं जिनको हम बोलते हैं वॉन विलब्रैंड फैक्टर, एज वेल एज फाइब्रिनोजन भी आके उससे जुड़ेगा। अब अगर जुड़ेंगे तो वो सारे प्लेटलेट्स आपस में चिपकने लग जाएंगे, जिनको हमने बोला प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब मैं क्या पढ़ रहा हूं? एंटी प्लेटलेट। मुझे प्लेटलेट को आपस में चिपकने नहीं देना है। तो पहला तो मैंने क्या टारगेट कर लिया? इस कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर दिया एस्पिरिन देके। अब अगर ये कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हो गया, हाँ एफ6 एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अगर कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हो गया तो थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे। पहली क्लाइन क्लियर। अच्छा ये जो अरेकिडोनिक एसिड बना, ये खुद हमारा एडीपी रिलीज कराएगा, और वही एडीपी जो हमारा रिलीज होगा वो किससे बाइंड होगा? P2Y12 रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा। अब ये P2Y12 रिसेप्टर से बाइंड किया यानी हमारा सर वो डायरेक्टली प्लेटलेट का एग्रीगेशन कराएगा। मैंने इसीलिए P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रेसिगुरेल एंड कैंजरेल की बात किया। इनको हमने P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। ये हमारी ये क्लास हो गई। फिर सर जितना ज्यादा हमारा ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर एक्टिव था उतना ज्यादा कोआगुलेशन हो रहा, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा था, तो हमने ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दिया F6 सब बेटा प्लेटलेट के सरफेस पे ही है, कहीं और नहीं है। ये सब प्लेटलेट की कहानी है, P2Y12 इसलिए इसको बोला गया। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेटलेट सीएमपी इनहेंसर। ये भी प्लेटलेट की बात है। अब प्लेटलेट में सीएमपी को इनहेंस कौन करेगा? सर हमारा फॉस्फोडाइस्टरेज 3 ही तो करेगा। तो वहां पे हमने प्लेटलेट सीएमपी को बढ़ाने वाला को इनहिबिट कर, प्लेटलेट सीएमपी को इनहेंस करने के लिए हमने डाइपिरिडामोल दिया, जिससे कोआगुलेशन क्लॉटिंग एग्रीगेशन ना हो। ये आ गई। और एक चीज तुमने और पढ़ा है, थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट का एग्रीगेशन करता है, और जबकि प्रोस्टासाइक्लिन PgI2 है वो क्या करता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट करता है। इसीलिए हमने यहां पे डायरेक्ट एगोनिस्ट दिया, और वो एगोनिस्ट खुद ही हमारे प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देगा। बस एक टेबल पे सबकी मैकेनिज्म है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं दीज एंटीप्लेटलेट ड्रग हमने एंजाइना में पढ़ा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज होती है, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज में, कोरोनरी जब बाईपास होता है, कोरोनरी सर्जरी जो हमारी होती है उसमें यूज होता है, वेनस थ्रोम्बोलिज्म में और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में यूज किया जाता है। हाँ बिल्कुल कहोगे रिवीजन करना जरूरी है, बट बाकी रिवीजन तुम करो ना करो, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बाकी रिवीजन करो ना करो मैं उतना नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज कहूंगा, एंटी कोगुलेंट, एंटी प्लेटलेट, फिब्रिनोलाइटिक, एंटी फिब्रिनोलाइटिक, इन चारों की क्लासिफिकेशन ऑन टिप जरूर रखना विद क्लॉटिंग फैक्टर एंड ब्लड क्लॉट मैकेनिज्म। अगर इतना कर लोगे तो इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन तुम्हारे नहीं बचेंगे। हाँ जी, जितना मैंने बोला है उतना मुझे तुमसे चाहिए बस। करेक्ट है? इससे आगे तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आते किसी भी एग्जाम में, क्लियर कर दूं आपको पहले। बेटा ऐसे बोलोगे तो नहीं अच्छा लगेगा ना यार, ऐसा थोड़ी ना कि बेटा मैं हर